ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? कहाँ है मेरे हस्बैंड? जो पेशेंट खुद कोमा में है वो रातों रात हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकता है? जिया जो खुद एक डॉक्टर थी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक कोमा से उसका हस्बैंड कहाँ चला गया। डॉक्टर जिया, एक्चुअली हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि ऐसा उनके हॉस्पिटल में आज तक नहीं हुआ था। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। आपको समझ नहीं आ रहा? हॉस्पिटल से कोई पेशेंट कोमा की स्टेट से गायब हो गया है और आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा? देखिए डॉक्टर, अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिया ने बहुत गुस्से में इस बात को बोला। जिया के गुस्से को देखकर सारी हॉस्पिटल अथॉरिटी डर गई और फौरन करण को ढूंढने में लग गई। थोड़ी देर में सारा वार्ड खाली हो गया। अब जिया उस वार्ड में अकेली थी। उसने करण के खाली बेड की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, करण कहाँ हो तुम? पहले तो तुम्हारा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जिस एक्सीडेंट की वजह से तुम कोमा में चले गए, फिर आज तुम हॉस्पिटल से गायब हो गए। करण तुम जहाँ भी हो प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। माना मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया पर तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है। जिया जब खुद से ये सब बोल रही थी उसे बड़ा दुख हो रहा था। जिया और करण भले ही शादीशुदा थे लेकिन फिर भी दोनों के बीच काफी दूरियां थी। दोनों इस रिश्ते को जी नहीं रहे थे, बस निभा रहे थे। वैसे तो जिया करण का हमेशा ही ख्याल रखती थी लेकिन आज पहली बार उसको करण की इतनी चिंता हो रही थी। इसलिए आज करण के अचानक ऐसे गायब हो जाने पे उसने पूरी हॉस्पिटल में शोर मचा रखा था और सारे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था। जिया काफी देर तक करण के वार्ड में ही थी। काफी देर तक जब हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया तो जिया को समझ आ गया कि हॉस्पिटल वाले लोग अब करण को ढूंढने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने खुद करण को ढूंढने का जिम्मा लिया और फौरन हॉस्पिटल से करण को ढूंढने के लिए निकल गई। जहाँ एक तरफ जिया करण को ढूंढ रही थी वहीं दूसरी तरफ मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद होली हार्ट हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर कुछ लोन के रिकवरी एजेंट एक लाचार अधेड़ उम्र की औरत गौरी को धमका रहे थे। गौरी उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रोते बिलखते हुए बोली, मेरा जवान बेटा मर गया है, वो सारा पैसा मेरे बेटे के इलाज में लग गया। इस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम लोगों का सारा उधार चुका दूंगी। गौरी की आवाज सुनकर बंटी, जो कि सिर्फ रिकवरी एजेंट ही नहीं बल्कि उन सभी लोकल गुंडों का नेता भी था, चेहरे पर मक्कारी भरी हंसी के साथ बोला, देख बुढ़िया, खाली के लिए उनका टाइम खोटी मत कर। तेरे ऊपर 10 रुपए का नहीं बल्कि 10 लाख का कर्जा है, समझी क्या? और 2 दिन का ब्याज मिलाकर हुए 12 लाख। इस चाय की टपरी से तू 12 लाख का कर्जा कुछ दिन में कैसे उतारेगी? देख, अब उनको अबीज के अबीज ये लोन वसूल करने का है। तेरे पास अगर रोकड़ा नहीं है तो उसके बदले आप उनको अपनी प्रॉपर्टी के कागज दे। गौरी बंटी के सामने मजबूर थी। आंखें थक हारकर वो रोंसी होकर बोली, ठीक है, मैं अपनी दुकान के कागज तुम्हें दे दूंगी। लेकिन बंटी फौरन उसे झड़कते हुए बोला, ए बुढ़िया, अपन को भिखारी समझी क्या तू? अपन तेरी चाय की टपरी लेकर क्या करेगा? इससे तो असल का रोकड़ा ही वसूल नहीं होगा, ब्याज का रोकड़ा कहां से आएगा? अपन को तेरी खटारा दुकान नहीं बल्कि तेरा घर बनता है। नहीं, मैं अपना घर नहीं दे सकती, वो मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। गौरी सहमते हुए बोली। लेकिन बंटी पर गौरी की बेबस आंखों से बहते हुए उन आंसुओं का भी कोई असर नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस इसीलिए वो उसी मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे बुढ़िया, तेरे परिवार में भाई कौन? तेरा पति तो पहले ही टपक गया था और कल तो तेरा बेटा भी खलास हो गया है, तो तू अब ये आखिरी निशानी रखकर क्या करेगी? अब उनको अबीज अपने घर के कागज दे वरना उनको वसूली के दूसरे तरीके भी आते हैं। गौरी समझ गई थी कि बंटी कर्ज वसूली की आड़ में 10 लाख के बदले उसका लगभग 40 लाख का घर हड़पने की फिराक में था, लेकिन अब उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। गौरी ने रोते बिलखते हुए अपने बैग में रखे हुए घर के कागज बंटी के हवाले कर दिए। उन कागजों को हाथ में लेकर चेक करने के बाद बंटी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, मेरी मां के घर के कागज वापस कर। उस आवाज को सुनकर बंटी जैसे ही पलटा तो उसके सामने हॉस्पिटल का गाउन पहने हुए 25-26 साल का एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि करण मल्होत्रा था। करण की ऐसी हालत और उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन देखकर बंटी को हंसी आ गई और साथ ही उसके बाकी दूसरे साथी भी हंस पड़े। करण ने बेबस गौरी की तरफ देखा और फिर उसी सख्त एक्सप्रेशन से उन सबको वार्निंग देते हुए बोला, मैंने कहा कि मेरी मां के घर के कागज अभी इसी वक्त वापस करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बंटी हंसते हुए बोला, अबे ये तो कोई पागल लगता है, इस बुढ़िया को मां बोल रहा है, अब उनको लगता है इसका भेजा सटक गया है। ओ सलीम, जरा देखो इस पागल को, इसको सीधा पागल करने का रास्ता बता। सलीम हंसते हुए अपने हाथ में थमी हॉकी स्टिक को नचाते हुए बोला, अरे टेंशन नहीं लेने का बिल्लू, इसको पागल खाने का नहीं कब्रिस्तान का रास्ता बताता है। उनके ताने सुनकर करण के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन आ गए और गुस्से से उसकी दोनों मुट्ठियां कस गईं। सलीम ने जैसे ही सामने आकर करण पर हॉकी स्टिक से भरपूर वार किया तो करण ने उससे बचने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि उसने अपने हाथ से एक झटके में उस हॉकी स्टिक को पकड़कर छीन लिया और दूसरे ही पल उसी हॉकी स्टिक से उस पर एक जबरदस्त वार किया। सलीम का शरीर उछलकर दूर जा गया और फिर दोबारा उठ नहीं सका। करण का ये रूप देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर कोई ये देखकर हैरान था कि एक मामूली से दुबले पतले लड़के में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन सभी के लिए करण बिल्कुल अनजान था। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो कौन था, कहां से आया था और आखिर वो उस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा था। वो बुजुर्ग औरत गौरी भी आश्चर्य में थी कि आखिर एक कमजोर दिखने वाला लड़का उसके लिए इतने खतरनाक गुंडों से क्यों सामना कर रहा है। अरे देखते क्या हो रे, मारो सब इस हरकत को। अचानक उस भरे बाजार में बंटी गुस्से से भड़ककर चिल्लाया। अभी तक वो सभी अपने साथी सलीम को घायल पड़ा कर रहा था देखकर हक्के बक्के से खड़े थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण जैसा मामूली सा दिखने वाला लड़का ऐसा जबरदस्त वार भी कर सकता है। लेकिन बंटी के चीखते ही वे सभी गुंडे एक साथ ही करण पर टूट पड़े। करण अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। अचानक करण ने उसी टूटी हुई हॉकी स्टिक के टुकड़े को उठाया, उसके हाथ बिजली की रफ्तार के साथ घूमे और वो भी अकेला ही उन सभी गुंडों पर टूट पड़ा। एक एक करके उसने बंटी समेत न सिर्फ उन सभी गुंडों की जोरदार धुनाई की बल्कि उनकी ऐसी हालत कर दी कि वहां से वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। बंटी से घर के कागज वापस लेने के बाद उसने उस बुजुर्ग औरत गौरी को देखा पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने जल्दी से आसपास गौरी को ढूंढा तो अचानक उसे सामने गौरी सड़क पर दौड़ती दिखी। उसके ठीक सामने तेज हॉर्न बजाता हुआ फुल स्पीड में एक ट्रक आ रहा था। ये नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। मां नहीं, मां रुक जाओ। करण ने चीखकर गौरी को रोकने की कोशिश की लेकिन गौरी तक उसकी आवाज नहीं पहुंची या शायद वो सुनकर भी नहीं सुनना चाह रही थी। पिछली रात गौरी ने खुद अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। गौरी के बेटे की मौत के बाद गौरी के परिवार में कोई नहीं था, उसका तो घर बार ही उजड़ गया था। ऐसे में अब उसे अकेले जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। नहीं मां, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए करण मुट्ठियां भींचकर गौरी को बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ उस फुल स्पीड से आते ट्रक ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाया लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। गौरी खुदकुशी के लिए जानबूझकर उस तेज रफ्तार ट्रक के सामने आ गई। नहीं रुक जाओ मां, करण जोर से चीख पड़ा लेकिन उसकी आवाज का गौरी पर कोई असर नहीं हुआ। बस कुछ ही पलों का वक्त था। करण अपनी जान की परवाह किए बिना गौरी को बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। अपनी वो सुपर स्पीड देखकर एक पल के लिए खुद करण भी हैरान रह गया। बिजली की रफ्तार से अगले 2 सेकंड में ही करण गौरी के पास पहुंच गया और उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। ये क्या करने जा रही थी आप? करण के पूछते ही गौरी फपक कर रो पड़ी। और क्या करूंगी मैं जीकर? मेरे पति के बाद अब मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा बेटा भी मुझसे छिन गया। करण ने गौरी के हाथ पकड़ लिए और आंसुओं के साथ भावुक होकर बोला, किसने कहा आपसे कि आपका बेटा नहीं रहा? आप मुझे अपना बेटा ही समझो। गौरी हैरानी से करण की आंखों में देख रही थी। न जाने क्यों से करण में अपने मर चुके बेटे अर्जुन की छलक दिखाई दे रही थी। लेकिन बेटा तुम आखिर हो कौन? गौरी के इस सवाल पर करण उसे सब सच बताने ही वाला था लेकिन न जाने क्यों कुछ सोचकर वो कहते कहते रुक गया। मैं अर्जुन पर मेरा बेटा अर्जुन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अर्जुन कैसे हो सकते हो? गौरी ने एकदम शॉक होकर ये सवाल पूछा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये लड़का उससे क्या बोल रहा था क्योंकि करण अर्जुन की तरह दिखता था ना ही अर्जुन अब जिंदा था। क्यों कर रहा था करण ऐसा? क्यों वो बार-बार गौरी को मां कहकर बुला रहा था? कैसे आया करण कोमा से बाहर? क्या करण की याददाश्त जा चुकी थी या फिर इन सब के पीछे थी एक बहुत बड़ी अनहोनी? जानने के लिए सुनते रहिए करण अर्जुन रीलोडेड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।